जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय वेल विशर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक नई वीडियो तैयार की गई है जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है। इससे पहले आप इंटरनेशनल रिलेशन पर एमसीक्यूज़ का एक सिलसिला जो है उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और तकरीबन 5 वीडियोस जो हैं उसके अंदर आपने देखी और उनसे आप मुस्तफ़ीद हुए। आज एक नई वीडियो है और नए अंदाज से जो है आपके लिए वीडियो तैयार की गई है। इसमें एमसीक्यूज़ को शामिल करने की बजाय इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जो मुख्तलिफ इस्तिलाहात जो इस्तेमाल होती हैं, उनको मौज़ूए बहस बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को उन टर्म्स को समझने में जो है वो आसानी हो और जब वो इंटरनेशनल रिलेशन का मुताला कर रहे हों तो उनको किसी किस्म की दिक्कत जो है वो पेश ना हो। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में जो है मुख्तलिफ इस्तिलाहात का जायज़ा लेते हैं। इस सिलसिले में फ़र्स्ट टर्म है यूनिपोलर सिस्टम। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यूनिपोलर सिस्टम जो है, यूँ समझ लें कि जिस तरह एक रियासत का निज़ाम होता है इसी तरह एक आलमी निज़ाम है, वर्ल्ड सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसके अंदर अगर एक सुपर पावर हो, एक डोमिनेंट पावर हो और एक रियासत पूरे आलमी निज़ाम के ऊपर गालिब हो और पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, कल्चरली तमाम जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके ऊपर हावी हो, तो ऐसा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसे यूनिपोलर सिस्टम कहा जाता है। एन इंटरनेशनल सिस्टम विद वन सुपर पावर, ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो और उसके बराबर की कोई दूसरी ताकत ना हो, तो ऐसा आलमी निज़ाम जो है उसको यूनिपोलर सिस्टम कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर हो। इस वक्त 1990 से ऑनवर्ड जो है जो दौर चल रहा है उसमें अमेरिका वाहद सुपर पावर है, सिंगल सुपर पावर है, इसलिए मौजूदा जो आलमी निज़ाम है वो यूनिपोलर सिस्टम है। यूनिपोलर सिस्टम जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पावर इन विच वन स्टेट एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ कल्चर, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। तो जो यूनिपोलर सिस्टम है उसके अंदर एक ही रियासत जो है वो उस दुनिया के कल्चर के ऊपर गालिब होती है, उसकी मिलिट्री ताकत जो है वो सब पर हावी होती है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हावी होता है और वो मुआशी तौर पर जो है बाकी रियासतों से ज़्यादा ताकतवर और बाअसर होती है। तो जब एक ऐसा आलमी निज़ाम होता है जिसमें एक ही रियासत पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली जो है दुनिया के ऊपर गालिब आ जाए, तो ऐसे आलमी निज़ाम को यूनिपोलर सिस्टम जो है वो कहा जाता है। तो ये पहली टर्म थी यूनिपोलर सिस्टम। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोल्ड वार यानी सर्द जंग जो है जब 1990 में ख़त्म हुई और रशिया जो है जब उसका बतौर एक आलमी ताकत के और एक सुपर पावर के किरदार ख़त्म हुआ, तो उसके बाद दुनिया जो है वो यूनिपोलर सिस्टम के अंदर जो है वो आ गई और मौजूदा जो आलमी निज़ाम है वो यूनिपोलर सिस्टम है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या कहती है। नेक्स्ट सिस्टम है बाईपोलर सिस्टम। तो ये दोनों रेलेवेंट हैं, यूनिपोलर सिस्टम और बाईपोलर सिस्टम। जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि एक ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो उसे यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं और उसके अपोजिट जो है एक ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें कम से कम दो सुपर पावर हों, दो सुपर पावर के ऊपर जो मबनी आलमी निज़ाम है उसको बाईपोलर सिस्टम कहते हैं। एन इंटरनेशनल सिस्टम विद टू प्रीडोमिनेट और ग्रेट और सुपर पावर्स, यानी एक ऐसा बैनुल-अक़वामी निज़ाम जिसमें दो बड़ी ताकतें हों, प्रीडोमिनेट हों, ग्रेट सुपर पावर्स हों, राइवल। और इस आलमी निज़ाम के अंदर जो है जो बाईपोलर सिस्टम होता है उसमें राइवल अलाइंसेस जो है वो कायम होते हैं। दूसरा ये जो आलमी निज़ाम है जो बाईपोलर सिस्टम है ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद शुरू हुआ और 1990 तक जारी रहा और इसमें अमेरिका और यूएसएसआर जो है उन्होंने सुपर पावर का किरदार अदा किया था। और चूँकि इस आलमी निज़ाम के अंदर 1945 से ऑनवर्ड 1990 तक जो है दो सुपर पावर्स थी, एक अमेरिका था और दूसरा रशिया था, इसलिए
इस दौर के अंदर जो है ये इरा जो है इसको कोल्ड वार का इरा भी कहते हैं और बाईपोलर सिस्टम जो है इस दौर के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस दौर की खासियत ये होती है कि इसमें अलाइंस बनते हैं, जिस तरह के अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर 1949 में 1949 नेटो की बुनियाद रखी गई और फिर 1955 के अंदर जो है उसके मद्दे मुकाबल जो है वार्सा पैक्ट जो है वो रशिया ने कायम किया था। तो ये दोनों जो अलाइंस थे, नेटो और वार्सा पैक्ट, ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे बाईपोलर सिस्टम के अंदर जो है एक दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी, एक अमेरिकन ब्लॉक था और एक रशियन ब्लॉक था। यानी एक कैपिटलिस्ट ममालिक और दूसरे जो कम्युनिस्ट थे उन ममालिक पर मबनी जो है दुनिया के अंदर दो ब्लॉक बन गए थे और उन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जो है एक कोल्ड वार जो थी वो शुरू हुई। ये जो बाईपोलर सिस्टम है जो 1945 से ऑनवर्ड 1990 तक रहा, इसमें दो बड़े फौजी मुआहदे सामने आए, नेटो और वार्सा पैक्ट। लेकिन इसके अलावा जो है अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर सीटो और सेंटो जैसे मुआहदे भी जो थे वो भी तश्कील दिए गए और पाकिस्तान जो है उसने सीटो और सेंटो दोनों की जो है वो रुकनीयत हासिल की थी, यानी पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा रहा है। तो दोबारा सुनिएगा, ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो डेट इज़ कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम, और ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें दो सुपर पावर हों डेट इज़ कॉल्ड बाईपोलर सिस्टम। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट टर्म क्या कहती है, मल्टीपोलर सिस्टम। तो ये तीनों टर्म जो हैं यूनिपोलर सिस्टम, बाईपोलर सिस्टम और मल्टीपोलर सिस्टम, तो ये एक ही जो है वो मौजू इनका है। तो एन इंटरनेशनल सिस्टम विद 3 or more than 3 superpowers or great powers is called multipolar system। तो एक ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें कम से कम 3 सुपर पावर्स हों या इससे ज़्यादा सुपर पावर्स हों तो उसको मल्टीपोलर सिस्टम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा अपना कंसेप्ट जो है, आलमी निज़ाम जिसके अंदर एक सुपर पावर हो वो यूनिपोलर सिस्टम कहलाता है। ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें दो सुपर पावर्स हों वो बाईपोलर सिस्टम कहलाता है, और ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें कम अज़ कम 3 सुपर पावर्स हों वो जो है वो मल्टीपोलर सिस्टम जो है वो कहलाता है। तो 1960 से लेकर 1970 तक जो है चाइना जो है उसने भी आलमी सियासत के अंदर एक बड़ा मौसर किरदार अदा किया था, और उस दौरान जो है चाइना जो है उसके किरदार की वजह से कहा जाता है कि ये जो दौर है 1960 से 70 तक का जो दौर है इसमें आलमी निज़ाम जो है वो मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जो था उसका झुकाव हो गया था। लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो चाइना का किरदार जो है वो नहीं नज़र आता जो अमेरिका ने आलमी सियासत के अंदर सर अंजाम दिया या जो रशिया ने आलमी सियासत के अंदर जो है वो सर अंजाम दिया है। तो अमेरिका जो है जो चाइना है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो आलमी सियासत से जो है वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेता जितनी दिलचस्पी जो है अमेरिका और रशिया जो हैं वो इस दौर में लेते रहे हैं। तो इसलिए ये यूँ कहा जा सकता है कि ये कमज़ोर जो है मल्टीपोलर सिस्टम जो था वो रहा है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्लिप के अंदर क्या है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है ये जदीद रियासती निज़ाम जो है उसकी बुनियाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया पर रखी गई है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया क्यों है, ये 1618 से लेकर 1648 तक यूरोप के अंदर एक जंग लड़ी गई डेट इज कॉल्ड 30 ईयर्स वार, यानी द वार विच वाज फॉट इन यूरोप फ्राम 1618 टू 1648 इज कॉल्ड 30 ईयर्स वार। और इस जंग के बाद जो है जो एक पीस ट्रीटी हुआ उसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है यहीं से जो है जदीद आलमी रियासती निज़ाम जो है उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई है। ये ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड ऑन अक्टूबर 24, 1648 आफ्टर 30 ईयर्स वार।
पीस ट्रीटी, यानी ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया इज आल्सो कॉल्ड पीस ट्रीटी। और इसके फीचर्स क्या थे ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के? तो उसके फीचर्स हैं ऑल स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड मॉडर्न, सॉवरन, नेशनल, सेकुलर एंड इक्वल। यानी ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है ये तय कर दिया गया कि दुनिया की तमाम रियासतें जो हैं वो इक्वल होंगी, यानी उनके हुकूक यकसा होंगे और किसी रियासत को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जो है किसी दूसरी रियासत पर बरतरी हासिल नहीं होगी। यानी बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक दुनिया की तमाम रियासतें जो हैं उनकी हैसियत, उनका स्टेटस जो है वो इक्वल होगा। इसके अलावा रियासत को जो है वो मॉडर्न करार दिया गया। जो अम्पायर्स का दौर था, जो सिटी स्टेट्स का दौर था, वो ख़त्म हुआ और एक जदीद रियासती निज़ाम की, नए रियासती निज़ाम की बुनियाद रखी गई। तमाम रियासतों को सावरन जो है वो करार दिया गया कि हर रियासत इक़्तिदार अला की मालिक होगी, यानी वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होगी। इंटरनली एंड एक्सटर्नली, अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर वो अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होगी और कोई दूसरी रियासत, कोई दूसरी ताकत जो है उसको डिक्टेट नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट, हर रियासत जो है उसको नेशनल करार दे दिया गया। और सेकुलर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का, कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है रियासत को सेकुलर डिक्लेयर कर दिया गया। यानी इसके अंदर ये कहा गया कि मज़हब जो है वो फ़र्द का ज़ाती मामला होता है कि फ़र्द मज़हब पर अमल करे या ना करे, रियासत को इस बात से कोई कंसर्न जो है वो नहीं होता। तो लिहाजा रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, रियासत किसी मज़हब की सरपरस्ती नहीं करती और ना ही रियासत जो है कानून साजी करते वक्त, फैसले करते वक्त किसी मज़हब से रहनुमाई लेने की पाबंद होगी। तो ये जो अहम फैसले जो थे वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर किए गए। और इसके अंदर ख़ास बात ये थी कि अथॉरिटी ऑफ पोप यानी चर्च वाज रिड्यूस्ड। तो इसके अंदर जो है जो पोप की अथॉरिटी थी, जो चर्च की अथॉरिटी थी, या दूसरे लफ्ज़ों में जो मज़हब की इजारादारी थी यूरोप के अंदर, वो बहुत महदूद कर दी गई। और फिर देखते ही देखते जो है जो मज़हब है, जो पोप और चर्च जो है, उसको वेटिकन सिटी स्टेट तक महदूद कर दिया गया। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है उसमें जदीद रियासती निज़ाम जो है, ये जो मौजूदा जदीद रियासती निज़ाम है, दरअसल इसका आगाज़ जो है वो इसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से होता है। तो इसमें कहा गया कि ईच स्टेट गॉट द राइट टू डू यूटिलाइज इट्स सोर्सेज। यानी हर रियासत जो है उसको ये इख्तियार दे दिया गया कि वो अपने सोर्सेज को जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती है। तो कोई दूसरी रियासत जो है उसको डिक्टेट नहीं कर सकती, उसके अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इस तरह जो है हर रियासत जो है वो सावरन होगी, नेशनल होगी और एक रियासत के अंदर रहने वाले तमाम शहरी जो हैं, अफराद जो हैं, वो यकसा हुकूक के मालिक होंगे और किसी किस्म का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसमें नहीं दिखाया जाएगा। तो ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है, दोबारा इसको सुन लीजिएगा कि ये 24 अक्टूबर 1648 को साइन हुआ और यूरोप के अंदर जो है जो 1618 से लेकर 1648 तक जो 30 साल जंग लड़ी गई, उस जंग के इख्तिताम के ऊपर जो है जो पीस ट्रीटी हुआ, दैट पीस ट्रीटी इज कॉल्ड वेस्टफालिया। नेक्स्ट है, बहुत मशहूर है, बहुत फेमस ये नेटो है। इसका किरदार हर शख्स जानता है और आलमी सियासत के अंदर इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो नेटो बेसिकली है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक फ़ौजी और दफ़ाई मुआहदा है जो कि अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर जो है साइन हुआ। तो इट वाज साइंड ऑन अप्रैल 4, 1949। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार अमेरिका ने जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए। तो मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो अमेरिका के इत्तेहादी थे और इस मुआहदे की बुनियाद जो है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर रखी गई है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। इट मीन्स कि इस ट्रीटी के अंदर जो है, जो ट्रीटी ऑफ नेटो है, इसमें शामिल अगर किसी एक रियासत के ऊपर हमला हुआ तो वो तमाम रियासतों के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और फिर तमाम रियासतें मिलकर जो है वो उसका दिफा करेंगी। तो वन फॉर ऑल है एंड ऑल फॉर वन। एक रियासत
सबके लिए काम करेगी और सब रियासतें एक के लिए काम करेंगी। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो सिस्टम है दरअसल नेटो के अंदर जो है रखा गया है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक बहुत मशहूर एग्जांपल है कि जब अमेरिका के अंदर 2001 के अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ, तो वो बेसिकली अमेरिका के अंदर हादसा हुआ था और अमेरिका की सरजमीन के अंदर हुआ। लेकिन आपने देखा कि जब जो जिन लोगों ने अटैक किया या जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था कि इन लोगों ने अटैक किया है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो नेटो के प्लेटफॉर्म से की गई थी। और नेटो में शामिल जो तमाम ममालिक हैं, जो कमोबेश 28 ममालिक हैं, उन ममालिक ने जो है वो हिस्सा लिया था। तो अमेरिका ने अकेले नहीं लिया, क्योंकि इस ट्रीटी का जो असूल है वो ये है कि अगर इसमें से शामिल किसी एक रियासत के ऊपर कोई दुश्मन हमला करता है तो वो हमला तमाम मेंबर रियासतों के ऊपर शुमार किया जाएगा, तो तमाम रियासतें जो हैं मिलकर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। तो इसी असूल के तहत जो है अमेरिका ने इराक के अंदर कार्रवाई की और इसी असूल के तहत जो है अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो सबसे बड़ी कार्रवाई की थी। तो इसका जो आगाज़ जो था, ये जो नेटो है आगाज़ में अगेंस्ट कम्युनिज्म ऑफ यूएसएसआर। तो इसका बुनियादी मकसद ये था, जब इसको 1949 में साइन किया गया तो ये जो रशिया का जो कम्युनिज्म है, जो उसका इश्तराकी और इज्तिमाली निज़ाम था, उसके फैलाव को रोकना था और उसके कम्युनिज्म के असरात को जो है वो महदूद करना था। तो ये इसका जो है टारगेट था और कहा जा सकता है कि नेटो ये टारगेट अचीव करने में बड़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन नेटो के क़याम के बाद जो है दुनिया के अंदर एक ब्लॉक पॉलिटिक्स का भी आगाज़ हुआ। दुनिया वाज़े तौर पे दो ब्लॉक में तकसीम हो गई, एक रशियन ब्लॉक और दूसरा जो है वो अमेरिकन ब्लॉक। रशियन ब्लॉक की सरपरस्ती जो है वो रशिया यानी रूस और वार्सा पैक्ट जो है वो कर रहे थे, और अमेरिकन ब्लॉक जो है उसकी सरपरस्ती अमेरिका नेटो के प्लेटफॉर्म से कर रहा था। तो इस वजह ये नेटो और वार्सा पैक्ट जो है एक दूसरे के रद्द अमल में जो है वो कायम हुए हैं, और इनके दरमियान जो इख्तलाफात थे, जो इनके दरमियान कशीदगी पैदा हुई और इनके क़याम के बाद वो जो कशीदगी है उसको जो है वो जो हॉस्टिलिटी जो है, जो दुश्मनी इनके दरमियान हुई, उसे कोल्ड वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है बफर स्टेट। बफर स्टेट जो है ये एक नई टर्म है, इससे पहले इसके ऊपर बात नहीं हुई। तो देखते हैं कि बफर स्टेट क्या है। बफर स्टेट बेसिकली एक ऐसी रियासत या एक ऐसा इलाका होता है जो दो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या होता है और उन दोनों दुश्मन रियासतों को एक दूसरे पर हमला आवर होने से रोक देता है। तो एन एरिया और स्टेट लोकेटेड बिटवीन टू राइवल एंड हॉस्टाइल स्टेट्स इज कॉल्ड बफर स्टेट। यानी ऐसा इलाका या ऐसी रियासत जो दो राइवल स्टेट्स के दरमियान या दो हॉस्टाइल स्टेट्स के दरमियान पाया जाता हो, और वो जो दरमियान में जो रियासत है वो उनको जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने से रोक देती हो, तो फिर वो जो दरमियान में जो वाक़या इलाका होगा, जो दरमियान में वाक़या रियासत होगी, वो बफर स्टेट कहलाएगी। तो न्यूट्रल स्टेट बिटवीन टू, इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है न्यूट्रल स्टेट बिटवीन टू हॉस्टाइल स्टेट्स, जो ऐसी न्यूट्रल यानी गैर जानबदार रियासत जो दुश्मन रियासतों के दरमियान वाक़या हो। तो ये जो बफर स्टेट है इट हेल्प्स टू प्रिवेंट वार कन्फ्लिक्ट। तो ये जंगों को रोकने में और तसादम को रोकने में जो है ये बफर स्टेट जो है, इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। कहा जाता है कि सर्द जंग के दौरान रशिया जो अफ़गानिस्तान है उसने पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो है बफर स्टेट का किरदार अदा किया था। और इस तरह सर्द जंग के दौरान जो है ड्यूरिंग कोल्ड वार अमेरिका और रूस के दरमियान जो जितनी दुनिया वाक़या थी उसने भी बफर स्टेट का किरदार अदा किया, क्योंकि दरमियान में वाक़या जो ममालिक थे उन्होंने इनको बरह रास्त एक दूसरे को हिट करने से
और एक दूसरे पर बरह रास्त हमला करने से जो था वो रोके रखा। तीसरा, दुनिया जो है एक तीसरी आलमगीर जंग से बच गई और बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी से जो है वो महफूज रही। तो बेसिकली जो बफर स्टेट है उसका यही किरदार होता है कि वो जंग को रोकने में जो है वो बड़ी अहम और मुफीद साबित जो है वो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्ड वार। मोस्ट होस्टाइल एंड antagonism relations, strained relations between USA and USSR after World War II, या unfriendly relations, या फिर एक प्रॉक्सी वार, ब्लॉक पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, यानी ये इसके पॉइंट्स हैं जो कोल्ड वार को जो है वो क्लियर करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कोल्ड वार क्या है? मोस्ट होस्टाइल एंड एंटेगोनिज्म रिलेशंस, यानी बहुत दुश्मनी के और जारहाना जो तल्लकात होते हैं दो रियासतों के दरमियान, जिसमें इंतहाई ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है और किसी भी वक्त जो है जंग शुरू हो जाती हो, एक खौफ जो है वहाँ पे हो, जंग का खौफ हो कि छोटी सी गलती या कोई हादसा जो है वो एक बहुत बड़ी जंग और तबाही का सबब बन जाएगा। तो वो जो कशीदगी है, वो जो खौफ की फ़ज़ा है, डेट इज़ कॉल्ड कोल्ड वार। तो कोल्ड वार बेसिकली प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर लड़ी जाती है और धमकी की बुनियाद के ऊपर लड़ी जाती है। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है जिसमें दुश्मन से वाबस्ता जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो कोल्ड वार के अंदर प्रोपेगेंडा जो है वो एक बहुत अहम जो है वो एलिमेंट जो है वो शुमार होता है। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, ये जो कोल्ड वार है ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है रशिया और USSR के दरमियान जो थी शुरू हुई, और इसके अंदर जो शिद्दत है वो उस वक्त पैदा होगी जब रूस के ख़िलाफ़ नेटो की बुनियाद रखी गई और फिर नेटो के रद्द अमल में जो है वारसा पैक्ट जो था वो कायम किया गया। तो इससे रूस और अमेरिका के दरमियान जो है जो इख्तलाफात हैं उनमें और भी ज़्यादा जो थी वो शिद्दत पैदा हो गई। तो कोल्ड वार बेसिकली अनफ्रेंडली रिलेशनशिप होती है दो रियासतों के दरमियान, जारहाना। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमा वक्त एक कशीदगी का आलम रहता है। तो अगरचे ये टर्म जो है कोल्ड वार की, ये अमेरिका और रूस के दरमियान जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कशीदगी पैदा हो गई थी उसके लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अब ये टर्म इतनी आम है कि कोई से भी दो रियासतों के दरमियान जो कशीदगी पाई जाती है, जो प्रोपेगेंडा जो है किया जाता है और प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है, जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उस कशीदगी को जो है, उस कन्फ्लिक्ट को या उस हॉस्टिलिटी को कोल्ड वार जो है वो कहा जाता है। तो बेसिकली एक प्रॉक्सी वार होती है जो एक पीछे रहकर जो है हासिल करने की कोशिश जो है की जाती है, और इसके अंदर ब्लॉक पॉलिटिक्स को तकवीत हासिल होती है और सर्द जंग के दौरान जो है दुनिया दो बड़े ब्लॉक में तकसीम होगी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। The next MCQ is liberalism. It comes from Latin word liber. यानी liberalism जो है, the word liberalism comes from Latin word liber, and liber means free. यानी फ्री से मुराद है किसी किस्म की पाबंदी का ना होना। तो जो लिबर्टी है, लफ्ज़ जो टर्म लिबर्टी है, जो आज़ादी है, डेट इज़ आल्सो कम्स फ्राम लिबर, और जो लिबरलिज्म है ये भी जो है वो लेटिन ज़बान का वर्ड है लिबर, तो उसी से जो है उसको जो है ड्राइव किया गया है। तो इसके मैनी है बेसिकली आज़ादी, यानी लिबर के मैनी है आज़ादी, और लिबरलिज्म जो है या दूसरी टर्म जो लिबर्टी है वो इन्हीं लिबर से ही जो है वो ड्राइव की गई है। तो लिबरलिज्म से भी जो लफ्ज़ी तर्जुमा बनता है इसका आज़ादी बनता है। इट मीन्स टू मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल फ्रीडम, prosperity and minimize conflict. What does liberalism means? तो liberalism means to maximize the individual freedom. जो individual है, लिबरलिज्म एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसा पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है या एक मॉरल फ़िलासफ़ी है जिसके अंदर फ़र्द को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक दिए जाते हैं। तो जो फ़र्द की आज़ादी है उसको मैक्सिमाइज़ किया जाता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी को, उसके हुकूक को, उसका जो सोशल स्टेटस है उसको जो है वो बढ़ाया जाता है, मैक्सिमाइज़ किया जाता है।
और जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वार है, जो तसादम है, उसको मिनिमाइज किया जाता है। तो लिबरलिज्म बेसिकली फ़र्द की आज़ादी, फ़र्द के हुकूक के लिए बात करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज़ादी देना चाहता है और तसादम और जंगों को जो है ये नापसंद करता है। लिबरलिज्म स्पोर्ट्स की बहुत अहम बात है, इससे बहुत जल्द कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लिबरलिज्म स्पोर्ट्स लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी लिबरलिज्म जो है वो ऐसी हुकूमत को पसंद करता है जिसके पास कम अख्तियारात हों, यानी फ़र्द को ज़्यादा हुकूक हासिल हों, फ़र्द को ज़्यादा बाख्तियार किया जाए, और ये फ़र्द के एम्पावरमेंट की बात करता है। तो अगर हुकूमत यानी रियासत ज़्यादा ताकतवर होगी तो फ़र्द की आज़ादी उसमें महदूद हो जाती है। तो लिबरलिज्म बेसिकली स्पोर्ट्स लिमिटेड गवर्नमेंट। कैपिटलिज्म, जो लिबरलिज्म है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है और जेंडर इक्वालिटी को भी सपोर्ट करता है। तो लिबरलिज्म जो है उसमें जो राइट्स हैं वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर और रेस और रिलीजन जो है दिए जाते हैं। तो इस नज़रिए के मुताबिक कोई शख्स मर्द है या औरत है, उनके हुकूक बराबर हैं और उनके फ़रज़ भी बराबर हैं। इस तरह जो लिबरलिज्म है वो सेकुलरिज्म की बात करता है, उसमें रियासत जो है वो उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो किसी मज़हब की सरपरस्ती नहीं करती, तो वो सेकुलरिज्म को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा वो रेशियल इक्वलिटी की भी बात करता है, यानी किसी रियासत के अंदर रहने वाले तमाम जो तबकात हैं वो किसी भी नस्ल से हों, किसी भी जिन्स से हों, उनका पस मंज़र कोई भी हो, तो वो सब जो है उनके हुकूक जो है वो मुसावी होंगे। और ये सारी चीज़ें जो है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है होती हैं। यानी लिबरलिज्म स्पोर्ट्स लिमिटेड गवर्नमेंट, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जेंडर इक्वलिटी, रेशियल इक्वलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये रियासत के तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स यकसा हुकूक देता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि इस मज़हब के मानने वाले अक्सरियत में हैं और इस मज़हब के मानने वाले अक़लियत में हैं, तो उनके हुकूक अलग अलग होंगे, उनकी प्रिविलेज अलग अलग होंगी। तो ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सब कुछ है वो यकसा जो है ट्रीट करता है। तो ये लिबरलिज्म जो है यूरोप जो है उसके अंदर लिबरलिज्म जो है वो पाया जाता है। लिबरलिज्म जिस कदर ज़्यादा होगा वहाँ पे फ़र्द जो है उसकी आज़ादी, उसके हुकूक ज़्यादा होंगे। एक बात ज़हन में रखिए कि यूरोप के अंदर जो कशिश नज़र आती है, जो अट्रैक्शन है हमारे एशिया के लोगों के लिए, तो उसकी वजह वहाँ का लिबरलिज्म है, क्योंकि वहाँ फ़र्द जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है और फ़र्द की आज़ादी, फ़र्द के हुकूक और उसको बहुत सारे प्रिविलेज जो हैं वो हासिल हैं, जो एशियाई लोगों को जो है वो हासिल नहीं है। तो ये वो कशिश जो है जो हमें अट्रैक्ट करती है। हम देखते हैं कि यूरोप का जो फ़र्द है वो बहुत खुशहाल है, वो बहुत मुतमिन है और उसकी ज़िंदगी बड़ी आइडियल है। तो बेसिकली उसके पीछे जो है वो लिबरलिज्म की फ़िलासफ़ी जो है वो काम कर रही है। नेक्स्ट है रियलिज़म। तो आगे नेक्स्ट एक और टर्म हैगी आइडियलिज़म, और ये दोनों इकट्ठी जो है डिस्कस होती है। तो रियलिज़म को देखते हैं क्या है। इट इज़ आल्सो नोन एज पॉलिटिकल रियलिज़म, यानी द टर्म रियलिज़म जो है इसको पॉलिटिकल रियलिज़म भी कहा जाता है। इट स्ट्रेट्स ऑन पावर पॉलिटिक्स। तो जो बुनियादी चीज़ है रियलिज़म की वो ये है कि ये ताकत की सियासत यानी पावर पॉलिटिक्स की बात करता है, यानी ये सियासत में ताकत के इस्तेमाल को जायज़ करार देता है। रियलिज़म एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसमें ताकत की सियासत को दुरुस्त ख्याल किया जाता है, यानी मफादात के हसूल के लिए ताकत के इस्तेमाल को ये जायज़ करार देते हैं, यानी जंगों को जायज़ करार देते हैं। और ये कहते हैं कि रियासत जो है वो जंगों की माँ है। तो जब तक रियासत कायम है रियासतों के दरमियान जंगें होती रहेंगी, रियासतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगें लड़ती हैं और जंगों के बगैर जो है रियासतों के मफादात जो हैं वो महफूज नहीं हो सकते। तो बेसिकली ये जो रियलिस्टिक हैं, ये रियलिज़म के जो हामी हैं वो जंगों के हामी हैं, और वो जंगों के ज़रिए, ताकत के ज़रिए वो अपने मफादात जो उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं वो हासिल करना चाहते हैं। और उनका कहना ये है
कि मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगें लड़ना जायज़ है, और जंग जो है, रियासत जो है वो और जंग लाज़िम व मलज़ूम है। जब तक रियासत है वो कहते हैं कि जंगें होती रहेंगी, लिहाजा हर रियासत को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगों की तैयारी करनी चाहिए और जंगें लड़ने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। इट इज़ कंट्रास्टेड विद आइडियलिज़म एंड लिबरलिज़म। तो ये जो थ्योरी है ये आइडियलिज़म और जो लिबरलिज़म है ये उससे कंट्रास्ट करती है, क्योंकि लिबरलिज़म भी जो है ये जंगों के ख़िलाफ़ है और आइडियलिज़म भी जंगों के ख़िलाफ़ है, तो ये उनका मुतज़ाद है। फॉर रियलिस्ट द हाईएस्ट गोल इज़ द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। यानी जो रियलिस्ट हैं उनके नज़दीक रियासत की बका जो है ये सबसे अहम चीज़ है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बात, बल्कि वो कहते हैं कि रियासत की बका जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के ज़रिए हासिल हो सकती है। लिहाजा रियासत की बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर रियासत को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये पावर पॉलिटिक्स जो है उसको जायज़ करार देते हैं। एरिस्टोटल, मैकियावेली और यूएसए जो हैं ये दरअसल रियलिस्ट हैं। अमेरिका जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगों को जो है तरजीह देता है, वो जंगें लड़ता है मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैकियावेली भी जो है वो रियलिस्टिक है। अगर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो वो भी रियलिज़म के ऊपर जो है बेस करती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखा जाए टुवर्ड्स इंडिया, तो वो आइडियलिज़म के ऊपर बेस करती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है वो मुज़ाकरात की बात करता है, वो अमन की बात करता है, वो डायलाग की बात करता है। तो ये अमन, डायलाग, जस्टिस, ये बेसिकली आइडियलिज़म के जो है फीचर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो है, क्लिप है आइडियलिज़म। एन आइडियलिस्ट इज समवन हु बिलीव्स in high ideals and strive to make them real. They want to make the world peaceful, just place with the help of morality, laws, international organizations, dialogue and public opinion. They are against war. इसमें मिसिंग है they are against war. वुड्रो विल्सन और महात्मा गांधी जो है इंडिया के जो रहनुमा थे, महात्मा गांधी, तो वो जो है वो आइडियलिस्ट हैं। महात्मा गांधी जो है वो जंग के, तसादम के, तशद्दुद के सख्त खिलाफ थे और वो पुरअमन तरीके से जो है वो मफादात के असूल के लिए कोशिश करते थे। तो इसलिए उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो चूँकि अमन पर मबनी है, इसलिए उनका शुमार आइडियलिस्ट लोगों में होता है। वुड्रो विल्सन जो है वो भी आइडियलिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने पहली जंग अज़ीम के बाद जो है अमन के 14 नुकात पेश किए और उन्हीं की कोशिशों से जो है लीग ऑफ नेशन कायम हुई थी। तो यूँ देखें कि जब दुनिया के अंदर जंग शुरू होती है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी गई और फिर सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी गई, तो जब जंग लड़ी जाती है, जंग हो रही होती है, कोई तसादम होता है, तो अब यूँ समझें कि उस वक़्त जो रियलिस्टिक हैं वो दुनिया के ऊपर गालिब आ जाते हैं, क्योंकि जो रियलिस्टिक हैं वो जंग की बात करते हैं, वो जंग को जायज़ समझते हैं, वो दुरुस्त समझते हैं और वो समझते हैं कि जंग के बगैर जो है रियासत जो है वो ताकत के इस्तेमाल के बगैर रियासत जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। और इसके बरक्स जब दुनिया के अंदर अमन की बात होती है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कायम होती है या कोई इंटरनेशनल लॉ बनता है, तो फिर जो आइडियलिस्ट हैं वो दुनिया के ऊपर गालिब हो जाते हैं। तो जब पहली जंग अज़ीम लड़ी गई और उसके बाद जब लीग ऑफ नेशन की बुनियाद रखी गई, तो लीग ऑफ नेशन के क़याम के साथ जो है आप यूँ समझ लें कि जो आइडियलिस्ट थे वो उनकी बात को बड़ा फ़रोग मिला और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि देखें जंग के बाद जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क़याम इस बात की दलील है कि रियासतों के दरमियान जो मसाइल हैं वो जंगों से हल नहीं होते, बल्कि उसके बाद जो है रियासतों को मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं। अमन के लिए उनको बैनुल-अक़वामी तंजीमों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का सहारा लेना पड़ता है। तो लिहाजा रियासतों को पहले से जो है अपने इख्तिलाफ़ात को बैनुल-अक़वामी तंजीमों और बैनुल-अक़वामी अखलाकियात या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो हल कर लेना चाहिए।
तो रियलिज्म जो है वो जंग की बात करता है, पावर पॉलिटिक्स की बात करता है, और जो आइडियलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि दुनिया के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो तनाज़ात हैं, उन्हें जंगों से हल करने की बजाय उन्हें पीसफुल ज़रिए से, इंसाफ की मदद से हल करना चाहिए। और इंटरनेशनल मोरालिटी जो है, इंटरनेशनल लॉज हैं या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी मदद से जो है रियासतों के दरमियान जो इख्तलाफात पाए जाते हैं उन इख्तलाफात को हल कर लेना चाहिए और जंग से जो है वो गुरेज करना चाहिए। वो कहते हैं कि डायलॉग करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और गिव एंड टेक करके मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो दे आर अगेंस्ट वार, ये बेसिकली जंग के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जो आइडियलिस्ट हैं वो एक्सीडेंटल वार के हामी हैं। वो कहते हैं कि एक्सीडेंटल वार जो है, यानी हादसाती तौर पे जंग अगर कोई लड़नी पड़ जाए तो फिर रियासत को जंग लड़नी चाहिए, उसे गुरेज नहीं करना चाहिए। तो वुडरो विल्सन और गांधी जो हैं उनका शुमार जो है वो आइडियलिस्ट लोगों में होता है। इस तरह प्लेटो जो है उसका शुमार भी आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो है वो होता है। जी नेक्स्ट देखते हैं क्लिप कौन सा है, ट्रिपल इंटेंटे। ट्रिपल इंटेंटे, इट डिस्क्राइब्स द इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रशियन एम्पायर, फ्रेंच थर्ड रिपब्लिक एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो ये दो अलायंसेस हैं, ट्रिपल इंटेंटे और ट्रिपल अलायंस। पहली जंग अज़ीम से पहले जो है, बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट, पहले रूस, बरतानिया और फ्रांस ने जो है आपस में एक फौजी और दफाई मुआहदे की बुनियाद रखी जिसे ट्रिपल इंटेंटे कहा जाता है। और जब जर्मनी जो है उसको पता चला तो जर्मनी ने भी जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है वो एक अलायंस कैम किया जो कि ट्रिपल अलायंस कहलाता है। तो ये इत्तेहाद सलासा जो है उसको उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है, इत्तेहाद सलासा। तो ये जो पहली जंग अज़ीम जो है, ये जो दोनों ट्रीटी हुए, ट्रिपल इंटेंटे और ट्रिपल अलायंस जो है, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे और ये खुफिया थे। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो इतने क्लियर नहीं थे। इससे बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हुए और जर्मनी और उसके इत्तेहादी समझते थे कि ये ट्रिपल इंटेंटे है, ये जर्मनी के ख़िलाफ़ और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ कायम किया गया है। और जब जर्मनी ने जो है ट्रिपल अलायंस कायम किया अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो ये जो मुल्क थे, जो रशिया है, फ्रांस है और बरतानिया है, ये समझते थे कि जो ट्रिपल अलायंस है जर्मनी की सरपरस्ती में जो कायम हुआ है ये हमारे ख़िलाफ़ हुआ है। तो लिहाजा इन्हीं शकूक व शुबहात ने जो है पहली जंग अज़ीम की राह जो थी वो हमवार कर दी थी। तो इसके ऊपर बात हो गई है ट्रिपल इंटेंटे। ये भी एक सीक्रेट एग्रीमेंट था बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली और इट वाज साइंड इन 1882। वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज फाट बिटवीन दीज टू अलायंसेस। यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है उसमें कौन राइवल कौन थे, एक तरफ ट्रिपल इंटेंटे में शामिल ममालिक थे रशिया, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका, इनका जो है साइलेंट पार्टनर था। और दूसरी तरफ जो है जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और ऑटोमन अम्पायर्स जो है सल्तनत उस्मानिया जो है उसने भी पहली जंग अज़ीम में जर्मनी का साथ दिया था बरतानिया के ख़िलाफ़। तो ये इन्हीं दोनों इत्तेहादियों के दरमियान जो थी वो जंग लड़ी गई। तो जो जर्मन ब्लॉक था उसको एक्सिस पावर्स कहते हैं। यानी ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये बेसिकली एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के दरमियान लड़ी गई। तो जो जर्मनी और उसके इत्तेहादी थे उन्हें एक्सिस पावर्स यानी महवरी ताकतें कहा जाता है, और जो ममालिक बरतानिया के साथ शामिल थे और बरतानवी ब्लॉक में शामिल थे उन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता है, यानी इत्तेहादी ताकतें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है डेट वाज फाट बिटवीन अलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स। तो जो अलाइड पावर्स हैं उनको जर्मनी जो है लीड कर रहा था, बरतानिया लीड कर, जो अलाइड पावर्स हैं उन्हें बरतानिया लीड कर रहा था और जो एक्सिस पावर्स हैं उन्हें जर्मनी लीड कर रहा था। और जो सल्तनत उस्मानिया है, जो ऑटोमन अम्पायर्स थी,
उसने बरतानिया के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया। और आपको याद होगा कि जब जंग जारी थी और ऐसे आसार पैदा हो रहे थे कि जर्मनी को शिकस्त हो जाएगी और जो सल्तनत उस्मानिया है उसको भी शिकस्त होगी, तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है सल्तनत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो यहाँ पे एक मूवमेंट चलाई गई थी जो कि खिलाफत मूवमेंट कहलाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पावर, द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए स्टेट टू स्कोर द गोल्स, national interest and objectives is called national power. Ability to score the national goals, यहाँ पे ये नेक्स्ट आगे और बात आ गई है सॉरी। नेशनल पावर क्या है? नेशनल पावर एक एबिलिटी है, एक सलाहियत है। नेशनल पावर क्या है? किसी भी रियासत की वो सलाहियत जिसे इस्तेमाल करके वो अपने मफादात, अपने मकासद और अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है या उनको महफूज बनाती है। तो नेशनल पावर बेसिकली, नेशनल पावर इज़ एबिलिटी, एक सलाहियत है। कौन सी सलाहियत है? जिसे इस्तेमाल करके रियासत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो वो ताकत जिसे इस्तेमाल करके रियासत अपने मफादात, अपने मकासद, अपने जो गोल्स हैं उनको महफूज बनाती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, वो पावर जो है वो नेशनल पावर कहलाती है। तो नेक्स्ट है एबिलिटी टू स्कोर द नेशनल गोल्स, ये सेम है। नेशनल पावर इज़ एबिलिटी टू स्कोर द नेशनल गोल्स। और जो नेशनल पावर है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। द फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर आर कॉल्ड टेंजिबल and the second type of elements of national power are called intangible elements. तो जैसे कि जो ताकत है वो जो है that is consist of two types of elements. The first one is tangible and the second one is intangible. तो tangible से मुराद होता है मुजस्सम, जो ठोस शक्ल में मौजूद हों, फिज़िकली मौजूद हों, जिसको आप देख सकते हों, टच कर सकते हों, जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हों। तो दोज एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वो टेंजिबल कहलाएंगे। और वो एलिमेंट्स जिनको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जो फिज़िकली मौजूद नहीं होते लेकिन वो रियासत की ताकत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें इनटेंजिबल एलिमेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो असला है, जो वेपन्स होते हैं, वो टेंजिबल एलिमेंट होते हैं। मतलब असले को आप गिन सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि फ़लाँ मुल्क के पास इतने टैंक हैं, इतने जहाज़ हैं, इतना गोला बारूद है, इतनी तोपें हैं, एयरक्राफ्ट इतने हैं। तो उनकी काउंटिंग की जा सकती है, उनको फिज़िकली देखा जा सकता है। उससे हम ताकत का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़लाँ मुल्क के पास इतने वेपन्स हैं, लिहाजा उसकी ताकत इतनी है। एटम बम इतने हैं, ट्रेडिशनल बम्स इतने हैं, तो उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। उससे हम गैस कर सकते हैं कि ताकत कितनी है, उसकी फ़ौज की तादाद कितनी है, 7 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, तो उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो जज्बा होता है या जो नज़रिया होता है या को काम करने की जो सलाहियत होती है, वो नज़र नहीं आती। मसलन जज्बा, किसी कौम के अंदर जंग लड़ने का जज्बा जो है वो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वो मौजूद होता है। कोई नज़रिया जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, उसको आप तोल नहीं सकते, तो वो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो मौजूद होता है और रियासत की ताकत में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो है बीइंग मुस्लिम हमारा एक नज़रिया है, जज्बा शहादत का जो मर्तबा है, जो रुतबा है, तो जब कोई फ़ौजी है या कोई और जवान है वो अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जंग लड़ते हुए मारा जाता है, तो वो शहादत का मर्तबा जो है वो पाता है। और शहादत की मौत जो है वो बड़ी अजीम जो है वो मौत है। तो वो जज्बा जो है उस फौजी के अंदर एक बहुत बड़ी जुर्रत और बहुत बड़ी हिम्मत पैदा करता है, उसको मौत से वो बेनियाज कर देता है, बेखौफ कर देता है। और उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे ये आज़ाद हासिल हो कि मैं अल्लाह की राह में और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो लड़ते हुए मारा जाऊँ। जो गैर मुस्लिम फ़ौजी हैं, जो गैर मुस्लिम रियासतें हैं,
उनके पास ये जज्बा नहीं है, उनके मज़हब का ये हिस्सा नहीं है। तो वहाँ जो फ़ौजी जंग लड़ता है तो उसके अंदर वो जज्बा बेदार नहीं होता जो कि एक मुसलमान फ़ौजी के अंदर जो है वो बेदार होता है। इसलिए जो है ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी के दरमियान जो फ़र्क है, जबकि इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, उसकी फ़ौज ज़्यादा है, उसके पास असला ज़्यादा है, लेकिन उसके फ़ौजी के पास वो नज़रिया नहीं है जिसे नज़रिया शहादत कहा जाता है। तो ये जो फ़र्क है, जबकि पाकिस्तान का फ़ौजी जो है जब वो जंग लड़ता है तो वो जज्बा ईमानी के साथ, जज्बा शहादत के साथ जंग लड़ रहा होता है, तो उसकी ताकत जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, वो मौत से बेखौफ और बेनियाज होकर जो है जंग लड़ता है। जबकि जो गैर मुस्लिम है, चूँकि वो इस नज़रिए को नहीं मानते, लिहाजा उनके अंदर वो जज्बा पैदा नहीं होता, वो मौत के खौफ में जो है मुब्तला हो जाता है। और ये जो चीज़ें हैं, अब इसको आप देख नहीं सकते, आप इसको गिन नहीं सकते। जंग लड़ने का जज्बा, ईमानी जज्बा, जुर्रत, हिम्मत, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रियासत की ताकत होती हैं, लेकिन आप इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये जो है इंटेंजिबल जो है वो एलिमेंट्स में शुमार होंगी। जी, तो स्लाइड का सिलसिला ख़त्म हुआ, यहाँ तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश जो है वो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट जो है अगर आपकी कोई तजवीज़ हुई तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है अपनी नई वीडियो जो है वो इंशाल्लाह तैयार करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।